हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन लेक्चर 2 देखेंगे। पॉलिटी का क्विक रिवीजन पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ये सीरीज बीपीएसआई यानी बिहार दरोगा मद्य निषेध का एग्ज़ाम, जो अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जुलाई से 12 जुलाई, ये उसके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। जैसे संविधान बनता है, राज्य का पुनर्गठन होता है। तो शुरू करते हैं। परिचय सबसे पहले देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। भारत एक संघीय गणराज्य है जिसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। 1 से 4 तक बताया गया है। संघ भारतीय संविधान के भाग 1 और प्रथम अनुसूची 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ को परिभाषा अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। भारत में प्रांतीय संघ में 14 राज्य, शुरू में जब बना हुआ था भारत तो उस समय 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था, 6 यूटी था। बाद में फिर नए नए राज्य का गठन होता गया और ऐड होता गया। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूटी है। 8 यूटी है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य ये स्वशासित इकाई है जिसके पास अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी राज्य में सीएम राज्यपाल, गवर्नर, फिर न्यायपालिका होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि ऐसे है। यूटी में ये सीधे केंद्र सरकार का अधीन होते हैं। यूटी में केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, उपराज्यपाल या प्रशासक द्वारा शासित होते हैं। जैसे यूटी में हो गया दिल्ली, अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गया और लक्षद्वीप हो गया। ये सब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का उल्लेख है। अर्थ यह होता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत विनाशी राज्य का अविनाशी संघ होगा। यानी राज्य को हम तोड़ सकते हैं लेकिन संघ मतलब भारत को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फिर आर्टिकल 2 आता है, संसद को संघ में नए राज्य प्रवेश स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। नया राज्य, जैसे तेलंगाना नया राज्य बना तो, और आर्टिकल 2 को निरस्ता का अधिकार है। आर्टिकल 3, इसके तहत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल है तेलंगाना है। फिर आर्टिकल 4, इसके तहत संसद द्वारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में तहत बनाई गई विधि, आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के संविधान संशोधन के करने वाली विधि नहीं समझा जाएगा। फिर भारत में राज्य और संघ निर्माण के गठित प्रमुख आयोग, पहले आता है दार आयोग 1948 में आता है। इसका गठन, दार आयोग का गठन 1948 में किया जाता है। और धर आयोग होना चाहिए, धर आयोग 1948 में होता है। एस के धर इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन संभावनाओं का अध्ययन करना। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन को उचित नहीं माना। फिर उसके बाद धर आयोग के बाद जेपीवी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, पीवी, और फिर पट्टाभी सीतारमैया, ये 1948 से 1949 के बीच में जेपीवी समिति बनता है। इस समिति का गठन धर आयोग के सिफारिशों के बाद आया, दिसंबर 1948 में आया। समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांगों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इसको बनाया गया था। मूल्यांकन के पश्चात इस समिति ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को तत्काल आवश्यक नहीं माना। फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम
फजल अली आयोग बनता है। फजल आयोग 1953 में आता है, 1953 में बनता है। फजल आयोग गठन होता है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है 1956 में, 1956 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं फजल अली आयोग, इसके अध्यक्ष फजल अली बनते हैं। इसमें दो और भी सदस्य रहते हैं, तीन सदस्य का बनता है। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता को समाप्ति, राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वितीय समिति 1956 7वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य की श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 यूटी का गठन किया गया। भारत के प्रमुख राज्य का निर्माण, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग उठाई जाने लगी। मद्रास के राज्य तेलुगु भाषाई ने श्री मल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री मल्लू की मृत्यु हो जाने के कारण, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। अब फिर कर्नाटक आता है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। मैसूर राज्य का नाम अधिनियम द्वारा परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। और 1973 नाम मैसूर से कर्नाटक हुआ, 1973 में नाम चेंज किया गया। फिर केरल का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा त्रावणकोर कोचीन के स्थान पर केरल बनता है। त्रावणकोर। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो जाते हैं। मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर अलग होते हैं। नागालैंड के राज्य की स्थापना बनता है 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड राज्य असम राज्य से नागा हिल्स क्षेत्र को निकालकर असम से अलग हुआ है नागालैंड। इसको निकाल कर राज्य अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। फिर हरियाणा पंजाब से हरियाणा 1 नवंबर 1966। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पंजाब के एक भाग को काटकर हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया। फिर तमिलनाडु बनता है। तमिलनाडु का गठन होता है 25 जनवरी 1971। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, जिसे मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 द्वारा लाया गया था। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। 17वां राज्य कौन बना? तो 17वां राज्य बना हरियाणा, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 21 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मेघालय पहले मेघालय असम के अंदर एक उपराज्य था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 इसे भारत का 21वां राज्य मेघालय को बनाया गया और 21 जनवरी 1971 को चुना गया। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में पहले संयुक्त राज्य का दर्जा दिया और 36वां संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना। अब मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 को आया और 1987 में 23वां राज्य मिजोरम बना। 1987 में इसका गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1987 में 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 गोवा को 25वां राज्य का दर्जा और दमनदीप को संघ यूटी का दर्जा मिला। दमन और दीप यूटी का दर्जा। छत्तीसगढ़ इसे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है और भारत का 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। भारत का 26वां राज्य। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है और 27वां राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से। फिर झारखंड बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को और भारत का 28वां राज्य बनता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। भारत के प्रमुख संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीप और वर्तमान में 8 यूटी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 को मिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और लक्षद्वीप पुदुचेरी का नाम बदलकर पांडिचेरी नाम परिवर्तन किया गया 2006 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम
2019 को भारत को अधिनियम 2019 राज्यसभा को लोकसभा से क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को मिलने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त हो गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि 100वां संविधान संशोधन 2015 को हुआ, जिसके तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र बांग्लादेश की ओर से, बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्र भारत को हस्तांतरित किए। अब चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता का सामान्य अर्थ होता है कि राज्य के अंतर संबंध की घोषणा। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिकता के बारे में अरस्तु ने कहा है कि एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा राज्य का निर्माण करता है, नागरिकता के बारे में ही। और नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। विशेषाधिकार नागरिकता से संबंधित संवैधानिक उपबंध भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारत की नागरिकता एकल होगी, यह लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में अलग अलग राज्य के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। अमेरिका में 2 नागरिकता मिलता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि वहाँ स्टेट और फेडरेशन अलग अलग है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और समाधान। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के समय से 26 जनवरी 1950 हुआ लागू हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ। फिर आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा, आर्टिकल 6 में। फिर आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन, पाकिस्तान गया कुछ व्यक्तियों को नागरिकता की स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता होना। फिर आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार पर। फिर आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का ना होना। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, विधि द्वारा विनियमन और नागरिकता से संबंधित सभी काम गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन आता है। आर्टिकल 11 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो संसद की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संसद की शक्ति का अल्पीकरण है। नागरिकता प्राप्ति के आधार। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम है। भारतीय नागरिकता पहला होता है जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे भारत के नागरिक होना चाहिए। फिर जन्म के आधार पर मिलेगा, पहला 5 में जन्म के आधार पर। दूसरा है रक्त संबंध या वंश, जो 26 जनवरी 1950 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय होगा तो बच्चे भी उसके भारतीय होंगे। 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद बाहर जन्मे बच्चे व्यक्ति की जन्म माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा तब मिल जाएगा। पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता लिया जा सकता है, लेकिन इसमें आवेदन करने से 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। फिर भारत में नागरिकता से विवाहित जो व्यक्ति नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। और फिर चौथा है देशीकरण के द्वारा, संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिली हो, अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे, और 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो, एक भाषा का अच्छे चरित्र वाला हो। फिर चौथा है भूमि विस्तार। भारत किसी भी राज्य को, जैसे सिक्किम को हड़प लिया गया, मतलब सिक्किम को अपने में मिला लिया गया भारत को, तो वहाँ के नागरिक भी भारतीय हो गए तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं, स्वेच्छा से त्याग कर देना, फिर स्वतः समाप्ति और वंचित किए जाने पर। नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति विश्वासघात किया हो तभी उसकी नागरिकता खो सकती है। नागरिक युद्ध के दौरान शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार या संचार किया हो तो भारत की नागरिकता खो सकती है उसे। फिर भारतीय नागरिकता संबंधित प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान। भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 समय पर संशोधन किए गए अलग अलग प्रावधान जोड़ा गया। नागरिकता अधिनियम 1986 आता है, जन्म के आधार पर नागरिकता में बदलाव। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी यदि उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो।
फिर उसके बाद अवैध प्रवासियों को नागरिकता से वंचित करने के लिए कड़े नियम बनाए गए, लागू किए गए। अवैध प्रवास, विशेष रूप से बांग्लादेश से होने वाले प्रवास को नियंत्रित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 आता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सरल किया गया। कुछ मामलों में नाबालिग बच्चों को माता पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के नियम बनाए गए। प्रवासी भारतीय के लिए नागरिकता प्रक्रिया सुगम बनाना। नागरिकता आदि संशोधन अधिनियम 2003 आता है। प्रवासी भारतीय नागरिकता की शुरुआत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया गया। OCI कार्ड प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की गई। उन्हें वीजा मुक्त संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार देता है, लेकिन वोट या सरकारी पद पर अधिकार नहीं देता है। दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं, लेकिन OCI की कुछ विशेष सुविधाएं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा को भारत से जोड़ना और अवैध प्रवास को रोकना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 OCI योजना को स्पष्ट किया गया, जिसमें पंजीकरण और सुविधाओं के नियम शामिल किया गया। पति पत्नी के भारतीय नागरिकता आवेदन प्रक्रिया सरल किया गया। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, इसके तहत OCI या PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन योजनाओं को एक करके OCI योजना बनाई गई। OCI कार्ड धारकों को आजीवन वीजा और भारत में निवास करने की सुविधा दी गई। कुछ मामलों में नागरिकता पंजीकरण की समय सीमा पर कम किया गया। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया यानी CAA NRC ये सब आता है 2019 में 31 दिसंबर 2014 तक। इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इन प्रवासियों के लिए निवास की न्यूनतम आयु अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण विवादास्पद रहा। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान करना। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। नागरिकता के बारे में हम लोग देख लिए। अब मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। जो व्यक्ति भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नैतिक मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है। इसकी विस्तृत 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताता है। 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 और मौलिक अधिकार को भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 वर्ष 1215 ईस्वी इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप से नागरिकों की कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा पत्र कहा गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जो कि 7वां संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। केवल 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है। 44वें संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटा करके 300A में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रकृति पूछा जाए तो यह नकारात्मक है। आर्टिकल 12 इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह सभी संख्याएं जो शब्द की परिभाषा में शामिल है, जिसकी स्थापना सरकार ने की थी अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध है, उपबंध है। कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। नागरिक पुनरावलोकन का आधार है। यह पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियां न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 13 के 3 में कहा गया है कि विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संसद के सभी कानून, विधानमंडल के सभी कानून, आदेश, नियम, अधिसूचना, परिपत्र शामिल होंगे। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार में कहा गया है कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि के समान यानी कानून सबके लिए बराबर है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण की अवधारणा
विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण की अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 सार्वजनिक स्थल पर धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक जैसे कुआं, तालाब, स्नानगृह, सड़क के प्रयोग पर निषेध नहीं कर सकता। राज्य सार्वजनिक कुआं पर, तालाब पर व्यक्ति को मना नहीं कर सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। सेशन अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अनुच्छेद 15 का 3 आता है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 15 के 3, आर्टिकल 15 के 3, आर्टिकल 15 के 4 में SC, ST तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 के 5 में SC, ST तथा पिछड़े हुए लोगों को उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 15 के 6 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, जिसमें 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2019 में जोड़ा गया। अब आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी सबके लिए अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आर्टिकल 16 में कहा गया। आर्टिकल 16 के 1 में सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 16 के 2 राज्य में केवल मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार स्थान पर सरकारी नौकरी पद या करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 3 में यह उल्लेखित है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। राज्य चाहे तो निवास के आधार पर, जैसे अभी यूपी में कोई वैकेंसी आता है तो यूपी वाले सरकार बोल देगा कि बिहार वाले को नहीं लिया जाएगा, तो उसकी मर्जी चलेगा यहाँ पे। तो इसी बारे में बात कहा गया है आर्टिकल 16 में। अब आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है कि राज्य ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनके राज्य की नज़र में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आर्टिकल 16 के 5 अब आता है। आर्टिकल 16 के 5 में इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों को ही नियुक्त किए जाने की प्रावधान करती है। आर्टिकल 16 के 6 इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़कर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत करने के लिए वर्ष 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण आया। SC, ST के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए यही अस्पृश्यता का अंत कानून SC, ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया, SC, ST निवारण अधिनियम। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी देश से कोई उपाधि नहीं लेगा। यानी कोई भी देश अगर उपाधि दे रहा है तो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। राष्ट्रपति से परमिशन मिलेगा तभी हम कोई भी देश से उपाधि ले सकते हैं। अब आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिनियम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में मूल संविधान में इसके अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 के 1 में ए में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भाषण देने में स्वतंत्रता होगा। आर्टिकल बी में शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार मिला है। आर्टिकल हथियार रहित यानी बिना हथियार के। अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बिना हथियार से, हथियार रहेगा तो वहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगा। आर्टिकल 19 के सी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19 के डी भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता कहा गया है। आर्टिकल 19 के ई में भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में रहने की, बेचने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के एफ में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार कर दिया गया। आर्टिकल 19 के 1 के जी वाणिज्य या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार, इन दोनों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। आर्टिकल 19 के 2 के अनुसार कहा गया है कि 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए।
स्वतंत्रता के उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाव। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में। इसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सके। इसके लिए संविधान में 3 उपभाग की चर्चा की है। 20 के 1 में जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो उस व्यक्ति को उस समय कानून के तहत ही सजा दी जाएगी, अर्थात किसी भी आपराधिक कानून को। अब बात आती है आर्टिकल 20 के 2 में। यह दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 के 3, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे ड्रग्स दे करके उसके नशा के हालत में उस अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके तहत सभी व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णय में इस अधिकार के अंतर्गत लगभग 60 अन्य अधिकारों की स्वीकार किया है, जो विदेशी जाने पर अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, निजता का अधिकार, पुट्टास्वामी केस 2017, शुद्ध जल एवं वायु प्राप्त करने का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। आर्टिकल 21 के को इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के को में कहा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान कहा गया है। आर्टिकल 22 इसके तहत एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि आर्टिकल 22 के 2 में उसे मनपसंद वकील रखने का प्रस्ताव कहा गया है, उसे मनपसंद वकील रखेगा। आर्टिकल 22 के 2 में। आर्टिकल 22 के 1 में इसके तहत गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आर्टिकल 22 के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। फिर आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 23 से 24 कौन आता है? अनुच्छेद 23, इसके तहत बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार और बलात्सर्म पर निषेध किया गया। बलात्सर्म पर आर्टिकल 23 में कहा गया, और इस अनुच्छेद का महिलाओं, SC ST जातियों की विशेष महत्व रखा गया। फिर इसके तहत यह भी बताया गया कि सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में लोगों से काम करवा सकती है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। इसके तहत यह प्रावधान किया गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करवाया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28। फिर धार्मिक स्वतंत्रता आता है 25 से 28 के बीच में। आर्टिकल 25 में कहा गया है आर्टिकल 25 इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के अनुमति है। आर्टिकल 25 के तहत हम धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके तहत हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध और सिख आते हैं। हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख आते हैं। इसके तहत सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार कहा गया है। आर्टिकल 26 में इसके तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान कहा गया। धार्मिक काम के बारे में आर्टिकल 26 इसके तहत धार्मिक कार्यों पर किए जाने वाले खर्च। आर्टिकल 27 धार्मिक काम पर किए जाने वाले खर्च। आर्टिकल 27 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसके तहत किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। वही धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। आर्टिकल 28 यह भी कहता है कि किसी भी विद्यार्थी को उसकी अनुमति के धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आ जाता है आर्टिकल 29-30 दो आर्टिकल है। संस्कृति इसके तहत सभी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 सभी अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों को स्थापना करने का उसका प्रावधान है। मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार आर्टिकल 30 है। सभी अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने।
और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। अब संवैधानिक उपचार के बारे में बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकार के संरक्षण की व्यवस्था कहा गया है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है। संवैधानिक उपचार इसी में है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है इसको। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण 1 नंबर में आता है। संवैधानिक बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना और किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की गई है। परमादेश, इसके द्वारा न्यायालय द्वारा पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकेगा। जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं परमादेश का। आर्टिकल प्रतिषेध मतलब मना करते हैं। फिर बात आती है उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह रीट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग ना करें। फिर अधिकार परीक्षा लेख, शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्राधिकार से। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक या लोक पद को अवैध रूप से ग्रहण करने पर उसे ये हटाने हेतु। आर्टिकल 33 में इसके तहत संसद को यह शक्ति दी गई है। आर्टिकल 33 से बात करते हैं। इसके तहत संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, अन्य समान बलों के सदस्य को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कर सके। इसका उद्देश्य इन बलों के अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फिर आर्टिकल 34 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 34 इसके तहत यह प्रावधान है कि जब किसी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35 संसद मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार का निलंबन, जब राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 के तहत सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत समाप्त होता है, याद रखिएगा। अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत अधिसूचना जारी कर सकता है। और 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 परौन और दैहिक स्वतंत्रता कभी जीने के लिए कभी बाध्य कर सकता है क्या? अब मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे केस हुए। केस में फिर मौलिक अधिकार गोलकनाथ बनाम पंजाब केस आया 1967 में। इस मामले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा गोलकनाथ बनाम केस आया था 1967 में। फिर इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में चुनौती दी गई, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। फिर केशवानंद भारती बनाम केस आया। 13 जजों का बेंच इसमें शामिल हुआ। 13 जज, सबसे बड़ी बेंच अभी तक का है यही। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद द्वारा चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद के निर्णय को पलट दिया। पहले गोलकनाथ में क्या कहा गया, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि 44वें संविधान को वैध ठहराते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। अब मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में। मिनर्वा मिल्स 1980 में आता है। इस बात के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देख लिए। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक बताया। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। यह आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और यह भाग 4 में है। आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व है कि लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापना करता है, भारत सरकार के कल्याणकारी कार्य के आधार पर बनाता है, संविधान का दर्शन कराता है। आर्टिकल 40
और आर्टिकल 40, 43, 43 के खो 46, 47, 48 इसमें गांधीवादी तत्व जोड़ा गया है। गांधीवादी तत्व है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन बताता है। और समाजवादी तत्व के बारे में बात करें तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 के को, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 के को और आर्टिकल 47। फिर उदारवादी में आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48। फिर देखिए कॉमन मिल गया उदारवादी और गांधीवादी में आर्टिकल 48 के को, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। अभी सब आर्टिकल को बारी बारी से देखेंगे। अब फिर नीति निदेशक तत्व के संबंधित आर्टिकल 36 देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 36 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 12 के तहत में दी गई राज्य की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्व के लिए भी लागू होगा। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगा। आर्टिकल 38 जो कि समाजवादी में है, राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि को प्रयास करेगा, लोक कल्याणकारी में वृद्धि का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यह रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब आर्टिकल 38 के 2 राज्य आय, सुविधा और तथा अवसरों की समानता को समाप्त करेगा। फिर आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है, आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है कि सभी स्त्री और पुरुष की आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा, यानी मेल और फीमेल को प्राप्त इक्वल अवसर मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है। आर्टिकल 39 के बी में कहा गया है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो। राज्य प्राकृतिक संसाधन का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों को लाभ हो। आर्टिकल 39 के सी में राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा, राज्य आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। आर्टिकल 39 के डी सभी स्त्रियां और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, इक्वल कार्य। अभी पुरुष और महिला दोनों को इक्वल कार्य के लिए इक्वल वेतन मिलेगा, यहाँ पर भेदभाव नहीं कहेगा। 39 के डी में इसमें यह बात कही गई है। 39 के ई में सभी स्त्रियां व पुरुष स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा और उन्हें ऐसे काम नहीं करने को देगा जो उनके आयु के विरुद्ध हो। सभी स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य को ध्यान रखेगा, राज्य सभी स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उसमें आयु से संबंधित रिलेटेड काम देगा। आर्टिकल 39 के राज्य बच्चों को स्वस्थ और गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, आर्टिकल 39 के कैपिटल एम राज्य सभी नागरिक को समान न्याय निःशुल्क सहायता देगा। और 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़ा गया। 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। आर्टिकल 40 में राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। आर्टिकल 41 राज्य आर्थिक क्षमताओं तथा विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए सभी लोगों के शिक्षा, काम, लोक सहायता का उपलब्ध कराएगा। राज्य बेकारी, गरीब, बीमारी, बुजुर्गों और निःशक्तों को लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 में सभी व्यक्तियों को कार्य की मानवोचित व न्यायसंगत दशाएं उपलब्ध कराएगा एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 43 कृषकों एवं मजदूरों की जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करेगा। आर्टिकल 43 को उद्योग प्रबंधन में कामगारों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारत ट्रेड यूनियन का आधार आर्टिकल 43 के को में बना। आर्टिकल 43 के खो यह राज्य के सहकारी समिति के द्वारा लाया गया है। 97वां संविधान संशोधन किया गया सहकारी समिति में और स्थापना को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 44 में यानी समान यूसीसी लागू करेगा, इक्वल समान नागरिक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविलियन और कोड। नागरिक के विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार के नियम जैसे रोक लगेंगे। अनुच्छेद 45 में बच्चे की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा दिया जाएगा। बच्चे की आरंभिक देखभाल और शिक्षा आर्टिकल 46 में राज्य एसटी व समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा व अर्थ व्यवस्था संबंधी व्यवस्था करेगा।
आर्टिकल 47 में सभी व्यक्तियों के पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए पोषण युक्त भोजन, ऐसी दवाओं पर रोक लगाए जो व्यक्ति के जीवन की हानिकारक हो। राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। फिर आर्टिकल 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति का संचालन करेगा। कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 देखो, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व के संरक्षण करेगा, राष्ट्रीय स्मारकों। और आर्टिकल 50 में राज्यपालिका और कार्यपालिका को अलग करेगा, पृथक करेगा। आर्टिकल 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशांति और बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा, सभी राष्ट्र के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानजनक व्यवहार करने की अनुमति देता है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में बहुत से व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण कथन कहे हैं। केसीवियर ने कहा कि इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव के कारण बनेंगे, जिससे कमजोर होगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सामाजिक क्रांति का प्रतीक कहा है नीति निर्देशक तत्वों को। केटी साहा ने इसके बारे में कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान इच्छा पर निर्भर होगा। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख लेने के बाद मौलिक कर्तव्य की बात आता है तो यह यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को में शामिल है और आर्टिकल 51 के को में शामिल है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की, तभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव दिया कि मूल अधिकारों का साथ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों के माता पिता को संरक्षण कर्तव्य होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाएगा। फिर भारत के सभी नागरिक को प्राप्त प्रमुख सुविधाएं। संविधान का पालन, मौलिक कर्तव्य 1 में संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। 11 मौलिक कर्तव्य में भारतीय संविधान का सबसे पहला बात राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करेंगे। फिर स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजो कर बचा कर रखेंगे। तीसरा नंबर में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करेंगे और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। फिर चौथा नंबर में देश की रक्षा और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में जाएंगे। फिर 5वां नंबर में कहा गया भारत के सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा से अलग हो। और 6वां नंबर कहा गया हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। आर्टिकल 7वां नंबर कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, अन्य जीव की रक्षा करें और संवर्धन को बढ़ावा दे। 8वां नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार। 9वां नंबर में कहा गया 8वां नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन सुधार की भावना को विकास करें। 9वां नंबर संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के उपचार को महाराष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे। 11 माता पिता का संरक्षण कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रतिला। 1 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि कहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों को उसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का अनिवार्य किया गया और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के निर्णय को समाप्त करने तथा अनिवार्यता को हटा दिया गया। अब हम संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति में शामिल है, कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और महान्यायवादी है। संघ की कार्यपालिका शक्ति वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 52 से 78 अनुच्छेद में किया गया है। संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर होता है। कार्यपालिका का निर्माण कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को क्रियान्वित करना और शासन का संचालन करना। हमारे यहाँ संसदीय शासन है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। संवैधानिक प्रधान की बात करें तो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान के नाम से बात करें तो वास्तविक
वास्तविक में प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होगा। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होगा और यह राष्ट्र का अध्यक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का एक परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को समाप्त है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं उसके प्रावधान आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान होगा और अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ मतलब कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कार्यकारी की शक्ति होता है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कार्यकारी शक्ति भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। पहला बात यह है, भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात परिवर्तन धारण करेंगे। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति करता है तथा किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब वित्त आयोग के गठन करते हैं। राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति और वित्त आयोग के गठन के बारे में 280 दिया गया है। SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे अन्य आयोगों का गठन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ की प्रशासनिक कार्य संबंधी जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से करते हैं। विधायी शक्ति राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत वे संसद की अधिवेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद में अभिभाषण आर्टिकल 87 विधेयक पर स्वीकृति देना। आर्टिकल 111 धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अध्यादेश जारी करने के लिए आर्टिकल 123 ले सकता है। अध्यादेश के प्रावधान को 1935 अध्यादेश प्रावधान को 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोग की रिपोर्ट की संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर आता है वित्तीय शक्ति। धन विधेयक का नियंत्रण। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की राष्ट्रपति पूर्वानुमति संसद में पेश किया गया है। बजट पर प्रस्तुतीकरण। राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में समक्ष प्रस्तुत किया है। न्यायिक शक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों के उच्चतम SC और मुख्य न्यायाधीशों के अन्य नियुक्ति अनुच्छेद 124 में किया जाएगा। अनुच्छेद 124 में किया जाएगा। देश का एक उच्च न्यायालय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके तहत ही वहाँ के न्यायाधीश को ओथ लिया जाएगा। आर्टिकल 72 के तहत उन्हें क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। इसके राष्ट्रपति को कानून के तहत राष्ट्रपति सलाह करने के लिए अनुरोध मानने के लिए बाध्य होगा। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च सेना की सर्वोच्च सेनापति होता है। राजनाथ सिंह देखिएगा। सैन्य शक्ति भारत की सेना के सर्वोच्च थल जल सेना प्रमुख नियुक्ति। आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय शासन 356, वित्तीय आपात 360। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन केंद्र और राज्य के। आर्टिकल 112 राज्य के संबंध में वीटो शक्ति का वीटो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण वीटो, सस्पेंडेड वीटो और पॉकेट वीटो। भारत में पॉकेट वीटो का प्रयोग 1946 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर के संदर्भ में किया गया था। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक नियामक मंडल से द्वारा गया। राष्ट्रपति निर्वाचक राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मंडल है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि राष्ट्रपति द्वारा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जमींदार हेतु
वर्ष 1944 संविधान 2001 प्रावधान की 2020 तक आधार आर्टिकल 56 कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति पदावधि में किसी भी समय त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले लोकसभा भेज दी जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए रहता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार बन सकते हैं। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा चुनने का योग्यता रखता हो, किसी के लाभप्रद पद नहीं हो। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता था। राज्य विधानसभा का अर्थ है आर्टिकल 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। यह यूएसए से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति इस पर अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि कोई सदस्य 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा, छोड़ना होगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के मनोनीत सदस्य ही लेते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74 के द्वारा सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। और आर्टिकल 75 राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य तथ्य। प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पूछा जाए तो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक बीबी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी है। एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत और दाम पर। अब फिर उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। आधिकारिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में इसके अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 इसके राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक। अब आर्टिकल 66 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 66 अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधि संक्रमण विधि से होता है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपया लगता है 1/6, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। आर्टिकल 63 के 3 इसके तहत उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। आर्टिकल 67 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की पद अवधि के बारे में चर्चा की है। कितना टाइम तक उपराष्ट्रपति रहेंगे। आर्टिकल 68 इसके तहत उपराष्ट्रपति पद की रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद्धति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 70 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कहा गया। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है और 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। राज्यसभा अपनी तत्कालिक सदस्य हेतु बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा प्रस्ताव पारित करे सहमत हो जाए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी आधार लिखित नहीं है। वेतन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 47 इसके तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति में 4 लाख रुपये 1997 में पश्चात राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति उपराष्ट्रपति की चर्चा करने के बाद उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ